7 दिसंबर 1941 इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था, क्योंकि यूएस नेवी की बेस पर एक आफत आने वाली थी, लेकिन उसके अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक डोरिस मिलर नाम का बावर्ची सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद ही उन्हें लॉन्ड्री के काम में लग जाते हैं। अचानक सुबह के ठीक 7:57 पर डोरिस को एक सायरन सुनाई देती है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहते थे। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि पूरी आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है और पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट ने चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया था। ये हमला यूएस के पेर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी और डोरिस मिलर नाम का बावर्ची को अमेरिका के सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। सो फ्रेंड्स, हमारे इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चीन जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटाली थे, जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका को कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से शांत था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाले जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को हर वक्त तकलीफ दे रहा था, और वो मुल्क था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आसपास के मुल्क पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपना नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। जैसे कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाके पर जापान कब्जा कर चुका था, और पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया फिर भी इसके नजर थे। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थे और इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की, और फिलीपींस शांत रहने वाली अमेरिका की कॉलोनी थे। इन कंट्रीज को जापान का दूसरा मुल्क पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की हरकत देखकर 1941 के जुलाई में अमेरिका जापान को ऑयल देना ही बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं है, बल्कि कि उसके डिमांड को 80% ऑयल ही अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये बात रखी कि पहले उसको चाइना में अपने कब्जा छोड़ देना होगा, फिर जाके उसको ऑयल यानी कि तेल मिलेगा। जापान के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता है तो पूरी दुनिया समझती कि उसने हिटलर के सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ था ऑयल यानी कि तेल, जिसके लिए जापान के पास पावर ऐसे ही कमजोर पड़ने वाला था। बहुत सोचने के बाद जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड्स की कॉलोनी थे और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरत था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो अमेरिका के कॉलोनी थे। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि उसने अगर फिलीपींस पर हमला किया तो उसके जवाबी कार्रवाई हमला पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर पेर्ल हार्बर से ही किया जाएगा, क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे थे और उनके पास हमला करने सिवा और कोई उपाय नहीं था। लेकिन फिलीपींस में ही नहीं बल्कि पेर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका के पेर्ल हार्बर बेस में एक सरप्राइज अटैक करके पूरे बेस को ही उड़ा देगा, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पेर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने जापानीज एयरक्राफ्ट को तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसमें था 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए
पैरेलल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पैरेलल हार्बर की पर खड़े अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप, 60 एंटी क्राफ्ट शिप, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थी। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थे, लेकिन इसके लिए जरूरी था इनको पहले से ही हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ही अटैक हर तरफ से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी से कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाला फोर्स करीब 8000 किलोमीटर से फासला तय करके पैरेलल हार्बर से 370 किलोमीटर दूर थे और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करने वाला था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 1941 की 7 दिसंबर की सुबह ठीक 7:57 पे 350 एयरक्राफ्ट ने पैरेलल हार्बर पर अलग अलग ग्रुप से हमला बोल दिया। अमेरिका जो इस हमले से बिल्कुल अनजान थे और अचानक हमला होने पड़ी तो जैसे कोई क़यामत ही टूट पड़ी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप में गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट तक ये पैरेलल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूँ लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका था, लेकिन नहीं। 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बच्चे कुच्चे नेवल बेस को गोली बरसा कर तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा। अमेरिका के 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े ही तबाह कर दिया गया था और जमीन को आग और आसमान को काले धुआं से छुपा दिया था। उस टाइम अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलकर भी था, जिसके बारे में बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही किया था। तो फ्रेंड्स, में कहानी में वापस जाए तो लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई देती है। एक खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता उसके पहले ही जापानी स्टॉफी 2 नाम का मिसाइल उनके शिप पर लग गई और जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत अफसर जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले जख्मियों को साफ जगह पे शिफ्ट किया और उसके बाद वो एंट्री एयरक्राफ्ट मशीन गन पे जाकर खुद जापानी एयरक्राफ्ट पर पलटवार किया। उसने ट्रेनिंग के बगैर टोटल 6 जापानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, लेकिन इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरिस मिलर पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा मेडल और ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमले करने के बाद जापानी एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में ही शामिल नहीं था। अमेरिका ने पैरेलल हार्बर पर हमले की अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने लग और उनके खिलाफ खुले में जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लग गया था और खुशकिस्मत से कई शिप शैलो वाटर में ही डूबे थे और जो रिपेयर भी कभी नहीं हुई। और 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पैरेलल हार्बर पे किया था। जी हाँ, 1942 यानी कि अप्रैल में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बम की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका और जापान के बीच अगले 4 सालों तक लड़ाई चलते रहे, जिसमें अमेरिकन का पहला पल्ला भारी था और जापान की इस जंग में बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन वो हार मानने की राजी नहीं था और अमेरिकन के सामने सरेंडर भी नहीं कर रहा था। आखिरकार अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपने आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर दिया था। 1945 की 6 अगस्त को सुबह 8 बजे जापान के हिरोशिमा नाम का शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। ये जहाज 4400 kg का लिटिल बॉय नाम के एक बॉम्ब यानी कि हिरोशिमा के ऊपर गिरा देता है और 43 सेकेंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ व्हाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन की तरफ से आसमान की तरफ गया, जिसमें जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये हिस्ट्री का पहला
पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने एक चुटकी में पूरे हिरोशिमा पर 80% बिल्डिंग को मिट्टी के ढेर में बदल दिया था। तो दूसरी तरफ ये खबर सुनकर जापानीज मिलिट्री लीडर के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी कुछ और समझते उसके पहले अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर में एक और न्यूक्लियर बम गिरा देता है। इस बम का नाम मार्क 3 था और कोड नेम फैटमैन रखा गया था। 4670 केजी का ये बम गिरते ही पूरे शहर का सफाया हो गया। ये 2 पहले न्यूक्लियर बम था जो इंसान के ऊपर पहले और आखिरी बार इस्तेमाल हुए थे। एक अंदाजा के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी में हमले की वजह से 2,60,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के पास सरेंडर कर दिया और इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी और एक शानदार वीडियो में।